मॉर्निंग मेरे भाई। ये रहा लूसेंट का किताब और क्लास नंबर 5। आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना था? मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। देखो, ये रहा मगध राज्य का उत्कर्ष। इस पे बहुत सारे वंशों ने राज किया है। ये अचानक से ऐसे नहीं हो गया मगध राज्य। और यहाँ पे भी देख लो मगध राज्य का उत्कर्ष। तुमको ये जो दिख रहा है ना मगध, ये बिहार के क्षेत्र, पटना और गया वाला क्षेत्र है। इस पे बहुत सारे वंश राज किए थे। जैसे कि यहाँ पे देख लो हर्यक वंश, फिर यहाँ पे देख लो शिशुनाग वंश, फिर देख लो नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो ये इस चीज़ को हम एकदम अच्छे से कंसेप्ट में पढ़ेंगे, लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हमने बिल्कुल अरेंज कर दिया है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौड़े वंश, सातवाहन वंश, ये सारे 7 वंश थे। तो ये इस पे जो लिखा गया है वहीं लिखा गया इधर भी। बट ये जो है भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट में है, फुल डिटेल में बनाए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मेरे भाई, लेकिन तुम बने रहना। तो चलो मेरे भाई आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, आज क्लास है लूसेंट नंबर 5, क्लास नंबर 5, मगध राज्य के उत्कर्ष, सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। मगध राज्य का उत्कर्ष, देखो यहाँ पे मगध राज्य का उत्कर्ष, यहाँ पे भी मगध राज्य का उत्कर्ष। अब चलो पढ़ते हैं पूरे डिटेल में क्या है। देखो मेरे भाई, ये जो मगध राज्य है ना, इससे पहले हम पढ़ते महाजनपद के उदय। जो 16 महाजनपद था ना, तुमको दिखाए थे कॉपी में। ये जो था 16 जो महाजनपद, ये जो था ना 16 महाजनपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है। ये तुमको याद होना चाहिए। इसी में सबसे ज़्यादा जरूरी है मगध। इसी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एंशिएंट का रोल निभाता है मगध। तो हम इसको भी पढ़ लिए अच्छे तरीके से, नोट्स बना के। आशा करते हैं कि तुम लोग नोट्स बनाए होगे, अब पढ़ाई भी करता होगा। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, भैया लूसेंट लेके आइए, लूसेंट लेकर आइए। तो लूसेंट हम आज से स्टार्ट कर दिए मेरे भाई। बहुत मेहनत लग रहा है, पूरा गर्मी है, अच्छे से पढ़ाई करना है। देखो, तो उस 16 महाजनपदों में से एक था मगध महाजनपद। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो 16 महाजनपद था ना, उसका उल्लेख, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली थी? तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। तो देखो मेरे भाई, तो ये 16 महाजनपद जो था ना, इसका उल्लेख, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो 3 ग्रंथ देख लो, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। ये जो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है, इसमें मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। और ये जो भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ है, इसमें भी मिलता है हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख। अब देखो, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी कुछ लेके आ गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के लेके आए हैं, घटना चक्र पढ़ के लेके आए हैं। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन का भी चिंता मत कराना। अभी पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीखो, मैं तुमको क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ही है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा कर लेके आए हैं। जो लूसेंट में नहीं दिया था, ये क्वेश्चन से लेके आए घटना चक्र के, ये भी लूसेंट में नहीं दिया था। तो चलो पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मकपुतली। जो 16 महाजनपद था ना, उसमें से एक मात्र महाजनपद था अस्मकपुतली, जो नीचे की तरफ दक्षिण भारत में था। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था वज्जी एवं मल में था। जो 16 महाजनपद था ना, उसमें से मात्र ऐसे 2 महाजनपद थे, वज्जी और मल। इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। यहाँ पे लोगों का शासन चलता था, लोग हिसाब से राजा काम करता था। ऐसा वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं था, राजतंत्र नहीं था। जिस तरीके से अभी है ना गणतंत्र, वैसे भी वहाँ भी था। उस समय वज्जी में भी था और मल में भी था गणतंत्र। इसमें लोगों के ऊपर राजा का दबाव नहीं था, मतलब राजतंत्र जैसा कुछ सिस्टम नहीं था। सब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन कहानी मगध के बारे में। समझो, ये जो मगध है ना, मगध पे बहुत सारे प्रमुख वंशों ने शासन किया है। एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉर्नर में तुमको दिख रहा होगा बृहदत्त वंश। और एक मिनट इधर भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा होगा मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त। यहाँ पे बृहदत्त वंश का स्थापना किया था। अब लेकिन बृहदत्त का ना जानकारी केवल धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, इतिहासकारी ग्रंथ में नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा सा इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। लेकिन मगध के सबसे प्राचीन वंश संस्थापक बृहदत्त थे, जिन्होंने बृहदत्त वंश की स्थापना की थी। अब एक एक चीज़ ये पढ़ेंगे हम। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश। मगध की राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया है। कौन राजगीर बनाया था और कौन पाटलिपुत्र ले गया, आगे हम पढ़ेंगे भाई कंसेप्ट में। आशा करते हैं कि ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा भाई। अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट करो, मेरे पास मैसेज करो, अलग से वीडियोस बना के हम बता देंगे तुमको मेरे भाई, टेंशन मत लो उसका।
यहाँ से शुरुआत करते हैं हर्षक वंश, शुरुआत करते हैं। अब देखो हर्यक वंश का ना संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। अब मगध पे बहुत सारे वंश राज किए थे। लुसेंट के तो ऐसे हम तुमको जब खोल के पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम लुसेंट का उठाओगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे कि कहाँ हर्यक वंश दिया है और कहाँ शिशुनाग वंश दिया है, कहाँ नंद वंश दिया है। एक के बाद सिकंदर के बाद यहाँ पे दे दिया है मौर्य वंश, लेकिन मौर्य वंश हमको कहाँ मिलेगा, चौथे नंबर पर मिलेगा मौर्य वंश। तो इसलिए कह रहे हैं भाई नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बाद में तुम भुला जाओगे फिर सिलेबस को पकड़ नहीं पाओगे। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। एक मिलेगा बिंदुसार जो कि मौर्य वंश से मिलेगा, बिंदुसार मौर्य वंश से मिलेगा, लेकिन बिंबिसार हर्यक वंश से मिलेगा। भाई कंफ्यूजन मत होना, समझना, ठीक है। तो इसका अन्य नाम था कुणी से, अन्य नाम था। अब ये जो था ना हर्यक, ये जो था ना बिंदुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था, उसी का अनुयायी था। राजगीर का निर्माण कराया बिंबिसार ने और उसी को राजधानी बना लिया राजगीर को। तो समझ में आ गया ना कि मगध के राजधानी राजगिरी बिंबिसार ने बनाया था। अब बिंबिसार ने राजभेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। समझ में आ गया। तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहाँ पे भाई, यहाँ पे राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। एकदम सीक्वेंस में अरेंज करके हम पढ़ाएंगे, तुम भागना मत। तुम देखो, अब देखो बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर किया था। वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाओगे कैसे क्या था। लेकिन यहाँ पे जब हम लिख के बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो कैसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया, समझते हैं। बिंबिसार का पत्नी थी महाकोसला चेलना राजकुमारी क्षेमा। जो महाकोसला थी ना, कौशल नरेश प्रश्नजीत की बहन थी। शादी किया, यहाँ का भी साम्राज्य अपने में मिला लिया। चेलना वैशाली के चेटक की पुत्री थी। शादी किया, चेटक को मिला लिया, वैशाली को मिला लिया। राजकुमारी क्षेमा पंजाब के क्षेत्र की थी। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया, यानी कि बिंबिसार की हत्या कर दिया। थोड़ा एक बार पीछे चल के हम रिवीजन कर लेते हैं भाई जल्दी से। मगध पे बहुत सारे वंशों ने शासन किया है। हर्यक वंश बिंबिसार संस्थापक था, अन्य नाम था श्रेणिक, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राजगिरी का निर्माण कराया था, राजधानी बनाया था। राजभेद जीवों को भेजा था महात्मा बुद्ध के सेवा पानी करने के लिए। अब देखो यहाँ पे साम्राज्य का विस्तार करने के लिए शादी ब्याह किया, महाकोसला से किया, चेलना से किया, राजकुमारी क्षेमा से किया। इसी का एक पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार का एक पुत्र था अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या कर दिया था। अब देखो अजातशत्रु के बारे में हम पढ़ते हैं। अजातशत्रु है ना, अपने पिता की हत्या कर दिया। जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु, जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता था। इसका अन्य नाम था अजातशत्रु का कुणिक और पितृहंता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पिता की हत्या की थी अपने। अब देखो जो अजातशत्रु था ना, वैशाली पर विजय किया था अपने मंत्री वर्षकार की मदद से। इसके एक मंत्री थे वर्षकार, उसी की हेल्प से उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था अजातशत्रु ने। अब प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के ही समय में हुआ था। पीछे हम लोग पढ़े हैं, रिवीजन कर लेना। यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवीजन हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के ही समय में हुआ था। अब अजातशत्रु ने 2 भीषण हथियार का प्रयोग किया था अपने युद्ध में, रथमुसल, महाशिला कंटक। ये जो रथमुसल है ना, तुम देखा होगा बाहुबली फिल्म में, जो भल्लाल देव था ना, अपने जब साम्राज्य से निकलता है, अपने किला से निकलता है और आगे जो लोगों की पंखा लगा हुआ था, लोगों को काटते चलता है, उसी को कहते हैं रथमुसल। बाहुबली में इसको दिखाया गया है। महाशिला कंटक भी बाहुबली में है। तुम देखा गया होगा उस हथियार को, जब पत्थरों से उस बहुत बड़ा बड़ा पत्थर दूर तक फेंका जा रहा था, वो था महाशिला कंटक। अब अजातशत्रु का ही एक बेटा था उदाइन, जो अपने पिता को ही मार दिया उदाइन। इन दोनों ये जो राजा थे ना भाई, साम्राज्य के लिए कुछ भी कर सकते थे। जो अपने पिता को मार दिए, क्या वो राज्य के बारे में क्या सोचेंगे भाई? तुम सोच सकते हो उस समय कितना बड़का
डिक्टेटरशिप हुआ होगा। जो राजा अपने पिता को मार दे, राज्य में क्या होता होगा उस समय, समझ लो मेरे भाई। उदयन जो था पाटलिपुत्र की स्थापना किया और राजधानी भी बनाया पाटलिपुत्र कहीं। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था उदयन। इसका पुत्र था नागदशक। अब देखो, हर एक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। हर एक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। इसकी हत्या ने, इसकी मंत्री ने ही कर दी शिशुनाग ने। अब देखो फट से रिवीजन करते हैं भाई, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दी थी। जैन धर्म का अनुयायी था। अन्य नाम कुड़िक और पितृहंता था। वैशाली पर विजय किया था। मंत्री बरसकार थे। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में। 2 भीषण हथियार का प्रयोग किया था, रथ मुसल, महाशिलाकंटक। अब इसका एक बेटा था उदयन। किसका बेटा? तो अजातशत्रु का बेटा था उदयन, जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। जैन धर्म का अनुयायी था। फिर इसका एक पुत्र था नागदशक। नागदशक की जो था ना, हर्यक वंश का अंतिम राजा था। इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी। ठीक है, तो आगे देखो, देख रहे हो यहाँ पे शिशुनाग था ना। देखो सारे वंश का दिया है, थोड़ा थोड़ा दिया है, तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, ये जो था ना, यहाँ पे देखो, नागदशक की जब हत्या हो गई, हर एक वंश का अंतिम राजा था, शिशुनाग ने कर दी। इसके मंत्री हैं शिशुनाग, नागदशक का। जब हत्या कर दी तब एक नया वंश का स्थापना किया, शिशुनाग वंश। अवंती पर विजय किया है शिशुनाग वंश ने। क्या? देखो शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने स्थापना किया था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग ने स्थापना किया शिशुनाग वंश का। शिशुनाग जो था ना, अवंती पर विजय किया था और वैशाली को राजधानी बनाया पाटलिपुत्र से हटाकर। समझ रहा है? पाटलिपुत्र से हटाकर शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। अब इसी का एक उत्तराधिकारी था कालाशोक, जिसका नाम था। वैशाली से पुनः ला दिया पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का ही यह है कालाशोक। तो इन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र ला दिया दोबारा। अब कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद थे और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। देखो नंद वंश का जो था ना, अंतिम राजा था घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। देखो यहाँ पे कहानी क्या है ना, कि एक समय का बात है, इसके दरबार में कौटिल्य रहा करते थे। तो घनानंद को उन्होंने सलाह दिया प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कौटिल्य ने। तो घनानंद गुस्सा हो गया कौटिल्य पर और उनको बाहर निकाल दिया। बहुत बेइज्जती किया था कौटिल्य के। तो कौटिल्य ने प्रण लिया कि मैं तुम्हारा साम्राज्य विध्वंस कर दूंगा, तुमको मिटवा दूंगा, राजा के पद से हटवा दूंगा। तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद का पराजय करवा दिया और वहाँ पे साम्राज्य मौर्य वंश का स्थापना हुआ। लेकिन मौर्य वंश से पहले एक घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर का समकालीन था घनानंद। भारत पर हमला किया था सिकंदर। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में थोड़ा सा। सिकंदर घनानंद के शासन के समय में हमला किया था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, गुरु थे अरस्तु। भारत विजय का अभियान यानी आक्रमण घनानंद के समय में किया था सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। अब हाई स्पीड के युद्ध 2 लोगों के बीच में हुई थी, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। अब सिकंदर की जो सेना थी ना, ब्यास नदी को पार ही नहीं की। अब सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोना में हुआ था। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। ये हम पीछे पढ़े हैं भाई। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? मौर्य वंश। लेकिन यहाँ पे देखो, सिकंदर का एक घोड़ा का नाम था बौकेफल। अब शुरुआत करते हैं मौर्य वंश कैसे स्थापना हुआ। अभी तक हमने पढ़ लिया मौर्य वंश का कैसे स्थापना हुआ था। तो घनानंद के दरबार में रहा करते थे एक पंडित है जिसका नाम था कौटिल्य। उनका बहुत बेइज्जती किया था ये घनानंद। तो कौटिल्य ने शपथ लिया है कि हम तुमको राजा से हटवा देंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से राजा से लड़ाई लड़ा और घनानंद को पराजय करवा दिया घनानंद को। तब जाके मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे है,
यहाँ पे मौर्य वंश, यहाँ पे है मौर्य वंश। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश की पूरा कॉन्सेप्ट। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक रहा था। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, मौर्य वंश के बारे में जानकारी क्या था, स्रोत क्या था। तो देखो ये जो हम लिखे हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है। लूसेंट में क्या दिया था, थोड़ा सा दिया था। कहाँ कहाँ दिया था देखो, लूसेंट में क्या दिया था, यहाँ पे देखो, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब एक और यहाँ पे दिया था, हाँ कहाँ था भाई, हाँ मेगास्थनीज का इंडिका। हम तीनों किताब यहाँ पे लिख दिए हैं, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, और लास्ट वाला देखो मेगास्थनीज इंडिका। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं इसको भी याद रख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भाई पॉइंट है। तो देखो मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत क्या था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से, सोमदेव के कथा सरित सागर से मिलती है, क्षेमेंद्र के बृहत मंजरी से मिलती है, पतंजलि का महाभाष्य से मिलती है, भद्रबाहु से कल्पसूत्र से मिलती है, हेमचंद्र के परिष्ट शिष्ट वर्मन से मिलती है, परिष्ट शिष्ट वर्मन से मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। एक एक चीज पढ़ देंगे भाई। जो कौटिल्य है ना, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। कौटिल्य का नाम दूसरा नाम है चाणक्य भी है, तुमको सुनने को नहीं मिल रहा होगा लेकिन अब सुन लो। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं भाई। जो तुमको लूसेंट में मिला है ना, वही इसी पे है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इधर आओ, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अब लूसेंट बुक देखो, चंद्रगुप्त संस्थापक थे, ये चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सेम कॉन्सेप्ट लिखे हैं भाई, अच्छे से सजा के लिखे हैं, बस यही अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक शासन किए थे, राजगद्दी पर बैठे थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनका उपनाम सेंड्रोकोटस था। अब देखो सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख, ये जो था ना, अकाल के दौरान राहत के कार्य, इसमें क्या जानकारी मिलती है, जब मगध में अकाल पड़ा था ना, तो राहत का कार्य इसमें लिखा गया है। क्या क्या चीज़ें किया गया था राहत के समय, वहीं लिखा गया है इसमें, इस अभिलेख में। अब ये देखो कहाँ दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हो, यहाँ इतना दिया गया है। महास्थान अभिलेख, सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, तो सब कुछ भाई अच्छा से पढ़ के डिटेल में लिख रहे हैं। तुम बस नोट्स पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। एक चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग पढ़ रहे थे, मेगास्थनीज इसके दरबार में आए थे, उपनाम सेंड्रोकोटस था। सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख, ये जो दो अभिलेख थे, इसमें मौर्य काल के दौरान जो अकाल पड़ा था उसके राहत के बारे में चर्चा किया गया था, वहीं हम लोग पढ़ेंगे इस अभिलेख में। उसी की जानकारी मिलता है इस अभिलेख से। जैन चंद्रगुप्त जो था ना, जैन मतानुयायी था, जैन मत को मानता था ये। प्रशासन व्यवस्था मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत पर थी, सप्तांग सिद्धांत पर कार्य करती थी। थोड़ा रट लेना, फैक्ट है भाई, हर चीज़ समझा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ रटा भी जाता है, थोड़ा रट लेना। और ये मत सोचना कि एक ही बार याद हो जाएगा भाई, धीरे धीरे याद होगा, बार बार रिवीजन करना। 298 ईसा पूर्व में भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में, यानी कर्नाटक में है ये, संलेखना विधि द्वारा शरीर त्याग कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना विधि क्या है भाई, तो उपवास करके, बिना खाना पीना खाए उपवास करके अपने शरीर को मार देना, यानी शरीर मृत्यु कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा उपवास कर लिया था और अपने शरीर को त्याग दिया, ऐसे ही इसका मृत्यु हो गई। उपवास करते हुए इसका मृत्यु हो गया। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त था, जिसका नाम पुष्यगुप्त था। अब आगे देखो, बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं भाई। मौर्य वंश के अगला शासक बिंदुसार। बिंदुसार को अमित घात के नाम से जानते हैं, बिंदुसार को ना अमित घात के नाम से जानते हैं। अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बहुत कम ऐसे राजा थे जो आजीवक संप्रदाय को माने थे, बाकी ज़्यादातर जैन बौद्ध धर्म मानते थे, लेकिन बिंदुसार एक ऐसा राजा था जो आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल थे। इसके दरबार में राजदूत आया था डाइमेकस। 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी बिंदुसार के दरबार में, इसे खल्लाटक कहते थे।
मंत्रिपरिषद मतलब क्या, मंत्रियों की बैठक होती थी, राज्य के नियम कानून विधि व्यवस्था न्याय अन्याय के खिलाफ क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, इस चीज़ के लिए बनाया जाता है मंत्रिपरिषद। बिंदुसार के बाद से अगला शासक अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे, जो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला अशोक का। अशोक का माता का नाम था शुभधरांगी। भाई आराम से अच्छे से टेबल कुर्सी पे बैठ के लेक्चर को कंप्लीट करना, बहुत मेहनत लग रहा है भाई लेक्चर कंप्लीट करने में, बनाने में। भाई तुम पढ़ना, हम हैं ना भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारा सिलेबस हम कराएंगे, तुम टेंशन मत लेना। अब देखो अशोक का नाम अशोक ही है कहाँ कहाँ, तो कुछ लेख है देखो, इस मास्की लेख में, गुर्जरी लेख में, नेतुर और उडेगोलम, ये जो 4 लेख है ना, इसमें अशोक का नाम अशोक ही है। और बुद्ध शाक्य अशोक ने अपने स्वयं को अपना नाम रखा था बुद्ध शाक्य। वही बोल रहे हैं कि मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगोलम में ना अशोक का नाम मिलता है अशोक ही। इसके कई सारे अनेक नाम हैं, जैसे कि बुद्ध शाक्य स्वयं रखा था, अशोक वर्धन पुराणों में रखा गया है, और देव नाम प्रिय अभिलेखों से मिलता है इसका नाम। अभिलेखों में कहा गया देव नाम प्रिय अशोक को। अब जब राजगद्दी पर बैठा यहाँ पे 273 ईसा पूर्व में, तो उसके 8 साल बाद इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। इसका उल्लेख 13वें अभिलेख में मिलता है। और 10 साल बाद बिहार घूमने आया था अशोक ने, बोधगया में आया था बिहार अशोक ने। अब अशोक ने अपने आजीविकों को बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान दिया था, और जिसमें 4 गुफाएं निर्मित थी। कौन कौन से याद करना भाई, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा, विश्वामित्र गुफा। लेकिन अशोक का एक पौत्र था जिसका नाम था दशरथ। आजीविकों को नागार्जुन की पहाड़ी की गुफा दिया था, नागार्जुन की पहाड़ियों पर गुफा दिया था। अशोक का एक पौत्र था दशरथ। अब अशोक के पुत्र और पुत्री जो थे महेंद्र और संघमित्रा, धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे श्रीलंका। यहाँ पे भी लिख देते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। अब आगे देखो, अब मेरे भाई आगे देखो, आशा करते हैं कि भाई तुमको वीडियो समझ में आता होगा। और हाँ भाई कमेंट करना भाई, जरूर से कमेंट करना, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। अशोक के शिलालेख देखो, 14 को शिलालेख था अशोक का। जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था 14 शिलालेखों को। हर शिलालेख इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो भाई, यहीं से सवाल आएगा। प्रीवियस ईयर देख के हम एनालिसिस किए हैं। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है भाई, अशोक का पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशु की चिकित्सा के बारे में व्यवस्था करता है। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था है दूसरा शिलालेख में। जो तीसरा शिलालेख है राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है तीसरा शिलालेख में, जिसको हम राजू कहते हैं। अब चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5वां शिलालेख देखो, धम्म महामात्र नियुक्ति की चर्चा की गई है 5वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्र नियुक्ति की चर्चा की गई है 12वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया 13वां शिलालेख में। अब देखो अशोक स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ 7 गो थे। कौन कौन थे देखो, प्रयाग स्तंभ लेख, अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग स्थानांतरित किया गया था, प्रयाग स्तंभ लेख। इसी को कहते हैं रानी का अभिलेख कहते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख को। दिल्ली टोपरा लेख, फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा से दिल्ली लेकर स्थानांतरित किया गया था, दिल्ली टोपरा लेख। दिल्ली मेरठ लेख, फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अब 3 ऐसे जो लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, जो कि तीनों के तीनों बिहार में है। ये है पूर्वी चंपारण में, रामपुरवा है चंपारण में, लौरिया है चंपारण में। जब हम ऐसे तुमको आसानी से सब पढ़ा दे रहे हैं, सब समझा दे रहे हैं भाई, बिहार स्पेशल से ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बिहार में है वो, तो तुमको क्या दिक्कत है? अगर तुम देखोगे इधर यहाँ पे तो तुमको इसे समझ में नहीं आएगा भाई, कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम ऐसे तुमको बता रहे हैं, पढ़ो भाई। ये तीनों अभिलेख बिहार में थे। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुक्मिणीदेवी अभिलेख है, जो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, रुक्मिणीदेवी अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लो, सारनाथ अभिलेख जो है 7वां, अशोक स्तंभ
अशोक के ही स्तंभ के बारे है, ये भी अशोक से ही संबंधित है, समझ लो अशोक से ही संबंधित है। अब लास्ट चल रहा है मेरे भाई, हम चाह रहे हैं ना कि वीडियो छोटा दे, कंटेंट ज़्यादा दे। अगर तुम लिख के ये पढ़ाते ना भाई, 3 घंटा का वीडियो होता। ये लिखा हुआ है, तुमको समझा देते हैं, याद कर लो भाई, देख लो लेक्चर, देख लो वीडियो, देख लो, सब कुछ समझ में आएगा। लूसेंट भाई ऐसे पढ़ोगे ना भाई, कभी नहीं भूलोगे। तुम जाओगे मार्केट, लूसेंट भुला जाओगे, क्या क्या तुम कर पाओगे भाई। कितना बार लूसेंट पढ़ा होगा, तुम कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी कह रहे हैं ना भाई, ऐसे पढ़ के तुमको समझा देंगे ना, तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। तुम लूसेंट पढ़ा होगा लेकिन याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आता होगा, ऐसे पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना भाई। इतना आसान नहीं होता है भाई, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पूरा पसीना से लथपथ हो गए हैं, पंखा वंखा सब बंद कर लिए हैं। अब देखो, मौर्य प्रशासन व्यवस्था पढ़े थे, शतांग सिद्धांत पर ये काम करता है। उच्च अधिकारी को तीर्थ कहते थे, जो 18 हुआ करते थे। मौर्यकालीन प्रांत को चक्र कहा गया है। देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक्स्ट्रा हम लिख दिए हैं या फिर कुछ और हम पढ़ा रहे हैं भाई। जो है जो यहाँ पे है लूसेंट में भी है। जैसे कि मौर्यकालीन प्रांत को चक्र कहा गया है, इसमें भी देख लो, यहाँ पे चक्र कहा जाता है, समझ रहे हो भाई। एग्जाम पर प्रैक्टिस से सब कुछ तो याद नहीं हो पाएगा भाई, सब कुछ याद करना भी नहीं, इसमें जो जरूरी है वही पढ़ोगे ना। जैसे एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी थे, तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे भी देख लो लूसेंट में, कहाँ पे, यहाँ पे एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी, हर चीज़ अच्छा से भाई समझाए हैं। प्रणय आपातकालीन कर एक था, ठीक है, कर एक था, याद कर लेना, आपातकालीन कर था प्रणय। फिर हृदय भी एक नगद कर था, इसमें नकदी पैसा वैसा देना रहता था। जो ना मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त थे, इनकी हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने कर दी थी। अब पुष्यमित्र सिंह जब हत्या कर दी थी, दूसरा वंश का स्थापना हुआ था। अब वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में मेरे भाई। जो यहाँ पुष्यमित्र सिंह, शुंग वंश एवं कर्ण वंश, यहाँ पे लिखा है शुंग वंश और कर्ण वंश। तो मेरे भाई देखो, आज का वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। चाहते ना भाई 30 मिनट 35 मिनट हम खींच देते भाई, बहुत अच्छा था ये वीडियो। सोचे कि क्या लंबा करे, शॉर्ट में बताएं, समझाएं, तुम नोट्स बनाओ, इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, घबराओ मत, सब कुछ अच्छा से बताए हैं। एक एक चीज़ जो इसमें लिखा है सब कुछ नोट्स बना दिए अच्छा, और इसको तुम याद कर लेना। देख लो, देखो मेरे भाई, इतना अच्छा से बता दिए हैं ना भाई, इसको बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। वीडियो में भी दिखा दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जाना वहाँ से डाउनलोड कर लेना, बढ़िया से पढ़ाई करो भाई, ठीक है।